अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है परदेसी पिया। हफ्ज़ा मकसूद ने लिखा है, बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं करेंगे ना, तो फिर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। इसलिए लाजमी वीडियो को जब चैनल सब्सक्राइब करें तो वीडियो बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हर तरह का नावल मेरे चैनल पर मौजूद है, वो आप लोग देख सकते हैं। तो चलें अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। खनक से शाम इस वीरान घर के कवाड़ों में आहिस्ता उतर रही थी। आसमान कई रंगों में अपना आप डालने बेहद अच्छा लग रहा था। कभी मंजला तो कभी कासनी, कभी सुरमई रंग, और आकाश कितना गहरा, कितना वसी था। इस उदास कमरे में ये उदासी दिल चीर रही थी। थक हार का सरार ने रैकिंग चेयर से सर उठाया और नम आँखों को पल भर के लिए फिर बंद कर लिया। फिर अपनी आंखें खोलीं और अपने कमरे का जायज़ा लिया। 6 साल परदेश में गुजार कर आया था। दुनिया की कोई चीज़ नहीं थी जो इस वक्त इस घर में मौजूद नहीं थी, मगर जिसको होना चाहिए था वो या पता नहीं कहाँ दर बदर भटक रही थी, ना जाने किस हाल में थी। खुद को कोसने लगा था, मगर इसमें उसकी अपनी भी कोई गलती नहीं थी। ये 1985 का दौर था। मोबाइल का इस्तेमाल ना होने के बराबर था कि वह कैसे प्रदेश में अपनी महबूब बीवी की खबर रख सकता था, जिसके जबकि वो थी भी किसी रिश्तेदार के रहमो करम पर। कहीं उसकी शादी तो नहीं कर दी? नहीं, ये नहीं हो सकता। इतनी समझबूझ तो है उसे कि वो किसी के नकाब में है, किसी की मनहूका है। कल से लेकर आज तक बहुत सवाल थे जिसके जवाब खुद ही दे रहा था, खुद ही उलझ रहा था। अरे यार, चलो बेटा, स्कूल के वक़्त गुज़र रहा है। मामा जानी, आपको पता भी है आज मेरा बर्थडे है। आज भी उसको स्कूल बच्ची ने मुंह बसोरते हुए जवाब दिया। मामा की जान, अगर स्कूल जाना नहीं चाह रही तो फिर मेरे साथ कॉलेज चले, मगर बेटा जी जाकर इधर भी पढ़ना है तो बेहतर है। मेरी चांद सी बेटी, मेरी अरिहा फातिमा अपने स्कूल चले जाए। अच्छा मामा, फिर एक वादा करें, छुट्टी टाइम आप केक लेकर स्कूल आएंगी और मेरे दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करेंगी। काम तो थोड़ा मुश्किल है, मगर चलो करना तो अब पड़ेगा ही। अरिहा को स्कूल छोड़कर खुद कॉलेज चली गई। पढ़ाई के साथ साथ वह कॉलेज लेक्चरर थी, यही उसकी ज़िंदगी थी। एक छोटी सी बेटी अपनी जॉब और घर ड्राइविंग के साथ साथ अरिया की फरमाइश पूरी करने का सोच रही थी। सब अपने जहन में सेट किया और कॉलेज पहुंचकर अपनी सोचों को झटक कर अपने फ़राइज़ की तरफ मुतवज्जो हो गई। आखिरी लेक्चर पर प्रिंसिपल से इजाज़त लेकर कॉलेज से निकल आई। अरिया से वादा किया था वो पूरा तो हर हाल में करना था। केक लिया, साथ बच्चों के खाने की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ली और स्कूल की जानब चली गई। स्कूल में ऐसी किसी तफरीह की इजाज़त तो नहीं थी, मगर जिसका स्कूल था वो परवाह की बेहतरीन दोस्तों में शुमार होती थी। सो इसी वजह से पिछले 2 सालों से रिया की सालगिरह मनाई जा रही थी। ये उसकी 5वीं सालगिरह थी और स्कूल में दूसरी। एक बहुत अच्छा दिन गुजार कर अपनी बेटी की खुशी में खुश होकर बहुत सुकून मिलता था। सोने के लिए लेटी तो रिया को देखकर उसकी परेशानी पर भरोसा दिया और इत्मीनान से आंखें मूंद ली। रात सुबह फजर अदा करते ही अपनी जान से प्यारी बीवी की तलाश में निकला। काश मैं बरून मुल्क जानते हुए बता जाता सबको अपने और परवाह का शायद फिर सबको पता होता और इसी रिश्ते से अली परवा की खैर खबर रखता, मगर परवा ने ही बताने से मना किया था, क्योंकि माँ बाप थे नहीं। पप्पो के यहाँ रहती थी, जिन्होंने खुदा तरसी करके परवा को रखा हुआ था। बस रखा ही हुआ था, बाकी अपने पहनने ओढ़ने से लेकर खाने पीने तक का खर्चा खुद उठा रखा था। बच्चों को पढ़ाती, इतने पैसे हो जाते कि अपना गुजारा कर लेती। बाकी कपड़े इतने कभी लिए ही ना थे, क्योंकि कौन सा कहीं जाना होता था, बस घर घर से कॉलेज। असरार को अपनी माँ जी बहुत शिकवा हो रहा था। काश वो परवा को कबूल कर लेती और घर जगह देती। आज यूँ सांस लेना मुहाल ना होता उसका।
मगर क्या फ़ायदा, माँ जी कौन सा उसके दुख में दुखी थीं। वो तो शुक्र अदा कर रही थी कि परवाह नहीं मिल रही। अब मैं अपनी मर्ज़ी से अपने बेटे की शादी करूँगी। मगर असरार किसी सूरत नहीं मान रहा था। मामा जानी, एक बात पूछूं? जी बेटा पूछो। मेरे बाबा कब तक आएंगे? सुबह रिया का सबसे पहला सवाल। जी बेटा आ जाएंगे। देखो हमारी खातर बाबा परदेश में, इसीलिए तो हम अपनी मर्ज़ी की हर चीज़ 1 मिनट में हासिल कर लेते हैं, क्योंकि बाबा इतनी मेहनत करते हैं। चलो आप जल्दी से नाश्ता करो, आपका स्कूल और मेरा कॉलेज टाइम हो रहा है। ओके मामा, मगर बाबा से बोलें जल्दी आ जाएं, मैं उदास हो गई हूँ। चले मैं बोल दूँगी कि अब घर आ जाएं। उनकी बेटी उनको याद कर रही है। परवा का बच्ची की मासूम बातों से बहुत दिल दुखता था। आज जहाँ आरा के बेटे की रस्म दोशाला थी, वैसे तो ज़ुबानी बात तय थी जहाँ की दोस्त की बेटी से, मगर सरार को शदीद नफ़रत थी। कल के हर वक्त फजूल बोलने से, हर अच्छे बुरे फैशन से, हर किसी को खुद से कमतर समझती, हर इंसान को उसकी निस्बत। सरार बहुत सुलझा हुआ नफीस तबीयत का मालिक था। गुल की मामूजात थी जिस पर सरार दिल हार चुका था, मगर अम्मी जान किसी सूरत नहीं मान रही थी। अरे मैं ऐसी लड़की को कैसे अपनी बहू बना लूँ जिसके ना आगे कोई ना कोई पीछे कोई। माँ हजूर देखिए, अगर कुदरत ने इससे इसका हर रिश्ता छीन लिया तो इसका कोई कसूर नहीं। वो बेचारी तो महरूम है हर रिश्ते से। अब अपना दिल बड़ा करें और उसे सब रिश्तों का प्यार दें। इसरार, ये मुमकिन बात नहीं, ये नामुमकिन बात है। मुझे बस ये बताओ तुम्हें इसने अपने काबू में किया कैसे? माजूर, वो ऐसी नहीं है। वो तो बस 1-2 दफ़ा मैं गुल के घर गया हूँ तो इधर ही उससे मुलाकात हुई मेरी। वो पसंद आई है मुझे, धीमी आवाज़ में बोलती हुई। घर के हर काम में ताक इंसानों वाले लिबास में, यही बात मुझे उसमें पसंद आई। बाकी इसका हुस्न ऐसा है जैसे बर्फ़ का ढलता कश्मीर हो। बस इन लड़कियों के लक्षण होते हैं जो अमीर घरों के लड़कों को फांस लेती हैं। मैं फिर कभी इस लड़की का नाम ना सुनूं तुम्हारी ज़ुबान पर। आज रस्म रखी है दोशाला की, जिस खानदानी लड़की के कंधे पर अपनी शाल रख दोगे वही तुम्हारी दुल्हन और मेरी बहू होगी। हसीन से हसीन और अमीर से अमीर लड़की को दावत दी है। जिस पर नज़र करम करोगे वही तुम्हारा नसीब बन जाएगी। अच्छा, तो अगर मैं इसे पसंद ना आया, जो मुझे अच्छी लगी, तो ये कि वो तुम्हारी दी गई शाल अपने माँ बाप को दे देगी और वो माजरत के साथ वापस लौटा देंगे। मुझे ये मंजूर नहीं। तुमसे पूछा भी नहीं, बस बताया गया है शाम को घर तैयार तैयार रहना, समझ गई लगी। और रात शाम को रहा तो घर बिल्कुल तैयार, मगर रस्म के मुताबिक किसी भी लड़की को पसंद नहीं किया। आराम सुकून से पूरी महफिल की लड़कियों को नापसंद किया। इस पर माँ जी खून के घूंट पीकर रह गई, क्योंकि इस रस्म में ज़बरदस्ती नहीं की जाती थी। फिर कभी ये बात दुम डालकर चुप कर गई। जो जवान औलाद से बहस तो तोल नहीं दे नहीं दे सकती थी। असरार पहले गुल के घर परवा को देखने जाता था, मगर अब परवा के कॉलेज के बाहर इंतज़ार किया जाता था। परवा तो देखकर फिक्रमंद हो गई, अगर कहीं पुप्पो या गुल ने देख लिया तो कच्चा चबा जाएंगी मुझे। छोड़ो परवा, मैं जब मुंह बोला परसों पुराना रिश्ता, परसों पुराना रिश्ता तोड़ चुका हूँ। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मुझे डर लगता है आप ना आया करें रोज़ रोज़। अच्छा बात बताओ। जी बोलें। जब कॉलेज से इतनी लेट जाती हो, पूछता कोई नहीं है क्या घर? नहीं यार, मैं आज रात भी बाहर रह जाऊँ तो कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों क्यों? मेरे हिसाब से तो तुम्हारी फूफो की बहुत नज़र होती थी तुम पर। जी पहले थी, मगर अब फूफो ने मुझे घर के बाहर जो एक कमरा है वो दे दिया है। घर के अंदरूनी हिस्से में कभी जाती नहीं हूँ। इस रूम के पीछे वाला जो दरवाज़ा है ना, वो इस्तेमाल करती हूँ। कब आए कब गए किसी को कोई खबर ही नहीं होती। ओह, तो मतलब जब जब मर्ज़ी मैं आऊँ तुम्हारी तरफ। इस तरह रोज़ पार्कों या होटलों पर बैठने से कई गुना बेहतर है तुम्हारे घर आया करूँ। ज़रूर परवा को तंग करना असरार परवा को तंग करना चाह रहा था और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा अपनी कोशिश में। परवा एकदम डर के अपनी जगह से उठ गई। देखें, आप मुझे मेरी गली के पास छोड़ दें और फिर कभी मिलने ना आना मुझे। अगर किसी ने देख लिया ना तो घर से भी जाऊंगी। बैठो यार, नहीं आता, तौबा है वैसे। हाँ तो सही है, पहले ही आपकी वजह से मेरे सारे ट्यूशन के बच्चे भाग गए हैं। ओह मैडम, मैंने क्या कहा है आपके बच्चों को? आप रोज़ रोज़ मुझे ले आते हो, जितनी लेट हो जाती हूँ घर को तंग नहीं बच्चों को वक़्त नहीं दे पाती। कम वक़्त की वजह से सब छोड़ गए। हाँ तो सही है ना, क्यों तुम इतनी मशक्क़त करो? बताओ मुझे कौन सी कमी होने दी है? मैं हर चीज़ वक़्त से पहले दे
लेके देता हूँ। अभी बस चंद दिन हुए हैं आपको आप सब करते हुए साथ ही सुना दिया। माही बुरा मान गई। नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस एक बात बोल दी। असरार वजाहत करने लगा मगर परवा बिल्कुल चुप हो गई थी। असरार भी अपने नाम का एक था। लाख दफ़ा बोलने पर भी घर नहीं छोड़ के आया। आखिर रात का खाना खा के शाम ढले छोड़ गया। परवा का मूड भी काफ़ी हद तक सही हो गया था, क्योंकि परवा की ज़िंदगी में असरार एक वाहिद खुशी था। तुम्हें पता है रूह मन किसको कहते हैं? मैं बताता हूँ। जिसे देख कर दिल खुश हो जाए, जिसे देख कर दिल से मोहब्बत निकले, जिसे देख कर सांसें महक जाएं। अब पता चला किसको कहते हैं रूह मन। तुम्हें कहते हैं रूह मन। हाँ, तुम हो रूह मन। परवा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। बहुत प्यार से माँ बाप ने रखा हुआ था। अभी बस 8 साल की थी। एक दिन हंसी खुशी अब वो स्कूल छोड़ के आए थे। स्कूल से जब वापस लौटी तो एक क़यामत मुंतज़िर थी। चाय बनाने के लिए माचिस की आग जलाई अम्मी जान ने, मगर सिलेंडर की गैस लीक थी। एक पल में ही सारा घर माँ बाप दोनों जल गए। आसपास के लोगों ने कोशिश करके दोनों को निकाल तो लिया, मगर उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। फिर भी बच्ची की हौसला अफजाई के लिए हॉस्पिटल रखा हुआ था। बाप तो 2 दिन बाद ही चल बसा। पर बाप ने बाप की आखिरी रसूमात अपनी आंखों से देखती रही, मगर यकीन करना बहुत मुश्किल था। बाप की मैयत उठी तो एक दम चीखें मारती बुलंद हुई, परवा की मुझे मेरी अम्मी के पास छोड़ो। रिश्ते में बस फूफो थी जो उसको साथ लेकर अस्पताल चल पड़ी। तो बच्ची को कुछ सुकून मिला, मगर अब सुकून कहाँ था। नसीब में सोते जागते अपनी माँ का जला हाथ अपने हाथों में रखती के कहीं लोग अब्बू की तरह अम्मी को भी उठा के ले ना जाए। मगर कब तक? माँ ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए अपनी नन से हाथ जोड़कर इल्तिजा की कि मेरी बच्ची का इस दुनिया में कोई सहारा नहीं, तुम रख लो पास। पहले तो टाल मटोल करती रही, फिर आखिर ये सोच के हामी भर ली कि मेरी भी बच्ची है, अल्लाह ना करे इस पर ऐसा वक़्त आए। मगर दिल में खौफ खुदा रख कर उसकी माँ को तसल्ली दे के फ़िक्र ना करो, मैं अपनी बेटी की तरह रखूँगी। इतनी सी तसल्ली पाकर उसकी माँ भी आंखें मूंद गई, कभी ना खोलने के लिए। परवाह इस दफ़ा भी रोती चीखती रही, मगर लोगों के बस में कहाँ थी। उसके दर्द की दवा चुप करवाते रहे। फूफो ने घर जा देखा तो कोई भी चीज़ काबिल इस्तेमाल ना रही थी। घर काफ़ी बड़ा था, मगर बचा कुछ भी नहीं था। घर का सामान सारा उठाकर सफाई करवा के जो टूटी फूटी दवाएं बची थी उनको ताला लगा के परवा को साथ लेकर अपने घर चल पड़ी। साथ आसपास के लोगों को बता गई, यतीम बच्ची की अमानत है ये घर। इस वक्त इतना खतरा भी नहीं था किसी कब्जे का, क्योंकि वो ज़माना खौफ खुदा का था। इस तरह परवा गुल के घर आ गई। वो दोस्ती से रहती रही। जैसे जैसे वक़्त गुज़रता गया, लोगों की तारीफ़ और तनकीद ने फूफो और गुल के दिल में परवा के लिए नफ़रत बढ़ा दी। जब भी कोई मेहमान घर आता, परवा सबसे मोहब्बत और चाहत के साथ खाना और शरबत पेश करती, मगर गुल बैठी फजूल बातें हाँकती रहती। गुल शक्ल सूरत में भी पूरी थी, मगर परवा बला की हसीन थी। गुल की शख्सियत दब सी जाती। उसके सामने एक दफ़ा असरार आया, जो फूफो की दोस्त का बेटा होने के साथ साथ गुल का मुँह बोला मंगेतर था। मुँह बोला इसलिए कि बात ज़ुबानी कलामी थी, कोई रस्म अदा ना की गई थी। गुल उसके साथ लग के बैठी रही बातों में, मगर इसकी निस्बत परवा ने चाय के साथ साथ खाने का भी अच्छा इंतज़ाम किया। और जब खाने का बोलने आई तो असरार एक नज़र में ही दिल हार गया। खाने की इतनी तारीफ़ की कि फूफो को खटक गई, इसलिए गुल को खबरदार कर दिया। पहले असरार जो कभी आता नहीं था, अब उसका आना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। गुल की जगह ज़्यादा नज़रें भी और बातें भी परवा से होती जो गुल को सर से पाँव तक को आग लगा देती। असरार ने सारी सूरत हाल देख कर बातों ही बातों में परवा के कॉलेज का पूछा, जो उसने नासमझी में बता दिया। फिर होना क्या था, दूसरे ही दिन असरार अपनी गाड़ी में बैठा परवा का इंतज़ार कर रहा था। पास से गुजरी तो असरार ने गाड़ी में बैठे बैठे परवा का हाथ पकड़ लिया। वो तो 100 वाट का झटका खाकर पलटी। असरार को रूबरू देखकर तो सान ही खता हो गया। आप नहीं, मैं नहीं, कोई जिन। मेरा मतलब आप यहाँ क्यों आए हैं? आपसे मिलने पर क्यों? मैं आपसे मिलना नहीं चाहती। गाड़ी में बैठो, सब देख रहे हैं, आराम से बात करते हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मेहरबानी फरमा के मेरा हाथ छोड़ दें। बैठो। नहीं,
मैं जाने नहीं दूंगा कभी भी, फिर देखते रहें सब, मुझे कोई मसला नहीं है। परवा को यही फिक्र खाई जा रही थी कि अगर किसी गली या मोहल्ले की लड़की ने देख लिया तो फूफो को बता देगी और गुल 1 मिनट में खून पी जाएगी। इसका कोई चारा न पाकर बैठ ही गई। असरा स्पीड से आकर बैठ गया, कहीं फिर उतर ना जाए। लेके कहाँ जा रहे हैं मुझे? जहाँ आराम सुकून से बात हो सके हमारी। बिल्कुल नहीं, इधर ही। बोले क्या है? असरार चुपचाप गाड़ी ड्राइव करता रहा। एक होटल के पास आकर रुका तो परवा की फिर ना अंदर जाने की जिद, मगर सरार भी ले गया। देखे मैं क्या कहूँगी घर जाके। ओ यार, बोल देना दोस्त, घर चली गई थी मैं, कभी किसी के घर नहीं गई। चलो आज चली जाना। आज कैसे जाऊँ? आप ले आए हो मुझे। ओ बुद्धू कहीं की, झूठ बोल देना कि दोस्त घर चली गई थी। मैं झूठ नहीं बोलती, गलत बात ना सिखाए मुझे। अच्छा, मगर मैं तो आपको प्यार सिखाना चाह रहा हूँ, जो आपको मेरी इतनी बड़ी आंखों में नज़र ही नहीं आ रहा। देखिए, फजूल बातें ना करें। आप गुल के मंगेतर हैं, मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं। गुल के लिए तो मैं इनकार कर चुका हूँ। आप मिलो ना मिलो, इस बद तहजीब लड़की से शादी नहीं करूँगा। अच्छा, फिर किससे करोगे? बेसख्ता परवा के मुँह से निकला था। इतनी तेज़ी से इसरार बोला था आपसे। मैं क्यों अच्छी लगी आपको? इतनी हसीन हूँ। यार, कौन काफिर तुम्हें देखकर खुद को रोक सकता है? मेरे साथ फजूल बातें ना करें, चलें। वाह जी वाह, जो इतना ऑर्डर किया है वो कौन खाएगा? आपने अपनी मर्ज़ी से किया है, आपको भी अपनी मर्ज़ी से लेके आया हूँ। खाना खा के चलते हैं बस। परवा जितनी बेजारी से खा रही थी, सरार इतना ही इंजॉय कर रहा था। शायद ही आज से पहले इतना मज़ा आया हो बाहर खाने का। वो सुन ली, अब मुझे छोड़ के आए, वापस चल रहे हैं। फिक्र ना करो, अपने घर नहीं लेके जा रहा अभी, अपनी अम्मी जान को भेजूंगा पहले। गाड़ी से उतर रही थी, असरार ने हाथ पकड़ के वापस मोड़ लिया। बहुत धीमी और सुरीली सी आवाज़ में कहा, इंतज़ार करना। परवा की धड़कन मुंतशिर हो गई। दरवाजे पर ही फुफो की कड़क आवाज़ सुनाई दी। कहाँ थी परवा? अभी असरार के शहर से ना निकल पाई थी। बहुत मुश्किल से कहा, फुफो कल एक टेस्ट है, मेरे पास वो किताब नहीं थी तो शफक की तरफ चली गई थी, थोड़ी तैयारी करनी थी। अच्छा, ज़्यादा बातें ना बनाओ और चलो जाओ। फुफो पता नहीं क्यों इतने गुस्से में थी। असरार ने अपने घर बात की तो महाजूर आग बगोला हो गई, मगर असरार ने बहुत ही मुश्किल से सही मगर कल करके ही दम दिया। वाकई असरार अपनी बात का सच्चा निकला था और कल की रस्म दोशाला का गुस्सा भी कम हो गया था महाजूर का। आज इतवार था, परवा घर हो थी तो असरार की अम्मी जान बहुत ख़राब मूड के साथ घर दाखिल हुई। सहन में कपड़े धोती परवा पर कहर भरी नज़र डाली। परवा दिल ही दिल में डर गई। कुछ देर बाद फूफो की आवाज़ आई, इंतहाई गुस्सीली सी। सरार ने अपना रिश्ता दिया था परवा के लिए, जो गुल और फूफो के लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। 1 मिनट में फूफो ने अपने बरसों पुराना बहनों जैसी दोस्त को खैर बात कहा और कभी ना मिलने का बोल के घर से बाहर किया। फिर शामत आ गई परवा की। फूफो तो ज़ुबानी कलामी बोल रही थी, मगर गुल तो पलट पलट के उसे मारने की कोशिश में थी, जिसे फूफो मुश्किल से संभाल के घर ले गई। सारा दिन गुजर गया। परवा बहुत दुखी थी। फूफो ने बहुत बातें की। काश भाई की बेटी समझकर ही सही प्यार से समझाती तो परवा इतनी दिलबर आश्ता ना होती। सारी रात इन्हीं सोचों में गुजर गई कि फूफो इतना ही सोच लेती कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। न बाप प्यार से बोलती, मैं समझ जाती, मगर जो तमाशा किया वो यही सोच लेती कि खुद को तो बहुत से रिश्ते जाएंगे जहेज के लालच को, मगर मुझे बिन माँ बाप के कोई पूछेगा? कौन पूछेगा? सुबह घर से निकलते वक्त एक फ़ैसला करके निकली थी, साथ एक दुआ भी कि आज सरा ज़रूर आए। कॉलेज परवा की दुआ पूरी हो गई। कॉलेज से कुछ दूर ही सरार मौजूद था। उसके इंतज़ार में परवा आकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और सरार जानता था जो परवा के साथ हुआ होगा। रात इसलिए खामोश था, मगर आकर सुकून तोड़ा। बात बड़ों के दरमियान हो, मगर तुम्हारी फूफो ने ज़रा भी सुलह सफाई वाली बात नहीं की। देखो अब मैं कैसे अपनी माँ के साथ लड़ाई करूँ? परवा उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल पड़ी। मोहब्बत करने से पहले, किसी के साथ 5 साल रिलेशन में गुजारने से पहले अपने अपने वालिदैन से पूछ लिया करें वो राज़ी होंगे या नहीं। इतने बरस बाद याद आ जाता है कि वालिदैन नहीं मान रहे तो उनकी फर्माबरदारी में एक जीते जाते इंसान को उम्र भर के लिए ज़िंदा मार दिया जाता है और ख़ुद बड़ी फर्माबरदारी से एक नया रिश्ता निभाने चल पड़ते हैं अपने वालिदैन के। ये फर्माबरदार लोग
यही फर्माबरदारी रिलेशन में आने से पहले दिखा दिया करें, पूछ लिया करें, इजाज़त ले लिया करें कि रज़ामंद होंगे कि नहीं। छोड़कर ज़हनी मरीज़ बना देना, ये कैसी मोहब्बत है। हर पल अज़ियत, तोहफ़े में आंसू देना उम्र भर के लिए, ये कैसी मोहब्बत हुई। परवा बोलते बोलते अचानक चुप कर गई। असरा ने परवा का चेहरा थोड़ी से उठाकर ऊपर किया तो उसकी आंखें सोच चुकी थीं। रात भर रो रो के सूजन इतनी थी कि आंखें खुल ही नहीं रही थी और इतनी तपश निकल रही थी जिसम के कि असरार एकदम से फिक्र में पड़ गया। देखो यार, ये मतलब नहीं था मेरी शादी तुम्हारे सिवा किसी से नहीं होगी। जल्दी से करीब कोई डॉक्टर ढूंढने की कोशिश की, जो कुछ देर बाद मिल गया। परवा को लेकर अंदर डॉक्टर ने चेक करके बताया बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से और खाली पेट रहने से ये हालत हुई है। डॉक्टर ने ड्रिप लगाई। तकरीबन कोई 2 घंटे बाद तबीयत कुछ बेहतर हुई तो परवा को घर ले गया। माँ हजूर आज घर नहीं थी, इसलिए कोई मसला नहीं था, ना डर था। खाना जूस दिया और दवाई दी। तबीयत संभल रही थी। ज़हनी सुकून के साथ साथ जिस्मानी सुकून भी मिल रहा था। सुकून से आंखें मूंदी थी, मुकम्मल खामोशी थी। सरार की आवाज़ ने सुकून तोड़ा। देखो परवा, मैं जानता हूँ तुम्हारी पुप्पो के बहुत एहसान है तुम पर, मगर देखो जो हो चुका है इसके बाद अगर पुप्पो रख भी ले तो अब आराम सुकून को अक्सर समझो तो अपनी ज़िंदगी से, और देखना शादी भी तुम्हारी पुप्पो किसी गलत इंसान से करेगी। परवा चुपचाप सुन रही थी। अचानक से बोली, सरार, खुदा के लिए इतनी लंबी चौड़ी तमीर लाने से बेहतर है साफ बात कर लें। साफ बात यही है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ना मेरे घर वाले मानेंगे ना तुम्हारे, तो हमारे हक में यही बेहतर है कि हम एक हो जाएं। सरार, क्या ये मुमकिन है? हाँ, मगर नहीं यार, मेरा यकीन करो, बहुत खुश रखूँगा। फिर भी पुप्पो को पता लगा तो तब की तब देख लेंगे। मुझे कुछ सोचने का वक़्त दे। सही है, मगर याद रखना पूरे 1 माह बाद मैं ब्रून मुल्क जा रहा हूँ काम के सिलसिले में, सोच लो। अच्छा, तुम कहा कि मुझे छोड़ जाओगे? हाँ, मगर बता के जाऊँगा, इज़्ज़त दूँगा, धोखा नहीं। चलें सुबह बताऊँगी, आज की रात सोच लेने दें। परवा को शाम ढले सरार गली के पास छोड़ गए। इतनी लेट वापसी पे पुप्पो ने 1000 बातें की, मगर परवा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। खाना सरार के साथ खा चुकी थी, इसलिए कमरे में बंद हो गई, मगर बहुत देर तक पुप्पो के लान तान की आवाज़ सुनती रही। रात ये फैसला कर चुकी थी कि सरार के सिवा कोई रास्ता नहीं, इसलिए निकाह करके किस्मत आजमा लेने में कोई मुश्किल नहीं। इसलिए सुबह सरार को फैसला सुना दिया। मुझे उम्मीद थी तुम्हारा ये फैसला होगा। इंशाल्लाह कल निकाह की मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। अपनी पुप्पो से कोई 1 माह का बहाना करके आना, क्योंकि मेरे जाने में इतने ही दिन बाकी हैं। तुम्हारे साथ गुजारना चाहूँगा। क्यों यार, मेरी मर्ज़ी। परवा इस बात पर बस मुस्कुरा के रह गई। वापस आई तो पुप्पो से इजाज़त मांगी कि 15 दिन का ट्रिप है, अमेरिका चली जाऊँ क्या? पुप्पो बहुत तंग नज़री से कहा, बीबी जहाँ मर्ज़ी जाओ, इसलिए बाहर वाला कमरा दे चुकी हूँ, जो मर्ज़ी करो, मुझे कोई परवाह नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी बात से जाओ, काम करो अपना। परवा बहुत दिल दरपता होकर अपने कमरे में आ गई और कमरे बदल कर फिर बाहर चल पड़ी। इसरार इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि शॉपिंग करनी थी। सुबह का बस एक ही तो दिन था पास। सरार परवा को लेकर हर महंगे से महंगे माल में लेके गया। हर चीज़ कीमती और एक से बढ़कर एक थी। देखो यार, अगर तुम्हारी सास ने अरमान पूरे नहीं किए तो मैं बंदा ना चीज़ खुद हाजिर है, जितनी देर चाहो गमा लो, जो लेना है ले लो, कोई झिझक नहीं। सरार, आप नहीं समझ सकते मुझे, आपने माँ बाप के बाद कभी कोई मुखलिस मोहब्बत बस आपसे मिली है। इसके बाद मुझे आपसे इन मादी चीज़ों की ख्वाहिश नहीं। ये सब बोलते हुए परवा ज़ारो रफ्तार रो पड़ी थी। असरार के दिल को एकदम से कुछ हुआ था। गाड़ी साइड पर लगा के परवा को चुप करवाने लगा। देखो यार, मेरा ये मकसद नहीं था, मैं तो बस एक बात की थी वक़्त गुजारने के लिए। हाँ, मगर अच्छा, अब अहम दिन मेरी ज़िंदगी का मेरा कोई अपना नहीं। सरार, मेरी खुशी में बहुत दिल छोटा हो रहा है क्या? अपनों की ज़रूरत तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर होती है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख। देखो यार, अब जो मुमकिन है वो तो कर रहा हूँ, अपनी तरफ से आखिरी हद तक चलाऊँगा। कोई कमी नहीं रहेगी, मगर अगर कुछ कमी रह जाए तो अपने महबूब को समझकर माफ़ कर देना। नहीं, मैं ये नहीं कहा कि कुछ कमी है, मेरा मतलब है कि ना माँ ना बाप ना कोई बहन भाई, कोई रिश्ता नहीं। दिल बेकरार है मेरा अब मेरे अपनों के लिए। चलो यार, कोई बात नहीं, सब्र करो, अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद रखो। इंशाल्लाह बेहतर होगा। असरार ने फिर गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़े। सारी खरीदारी पूरी हो चुकी थी। बस निकाह का सूट रह गया था। बस अब इसी तरफ चल रहे थे।
सरार मेरी बात सुने। इतनी शॉपिंग कर ली, अब क्या करना, हमारी कौन सी रवायती शादी हो रही है, निकाह ही करना है बस, कोई भी सा पहन लूँगी। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ, जो ज़्यादा लोग नहीं होंगे शादी में, मगर और वैसे भी तैयारी मेरे लिए होगी, लोगों का के लिए नहीं, जो तुम कम लोग देखकर तैयार नहीं होगी। मैं जनाब को मुकम्मल दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ, समझ लगी इस बात पर कोई समझौता नहीं होगा। अच्छा सही है, मैं तो बस बात की थी। डिज़ाइनर के पास पहुँच के इसरार को कोई भी लहंगा पसंद नहीं आ रहा, तो कोई भी अपनी प्यारी बीवी की शान के मुताबिक नहीं लग रहा था। आखिर बहुत देर के बाद एक लहंगा मल्टी कम्बिनेशन में पसंद आया, तो परवा ने शुक्र अदा किया, क्योंकि काफ़ी देर से निकले थे घर से। अब परवा थक चुकी थी, लहंगे के साथ साथ मैचिंग की और वापस चल पड़े। खाना खाया और परवा को घर छोड़ा। सारा सामान परवा ने सरार के पास छोड़ दिया, क्योंकि जाने तो सरार के साथ ही था। तैयार होने के लिए भी सरार ने ही बुकिंग करवाई थी। चुपचाप घर में पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई और सोने के लिए लेट गई, क्योंकि पुप्पो को खबर नहीं हुई थी उसकी गैर मौजूदगी का, वरना ज़रूर उसके कमरे में उसका इंतज़ार हो रहा होता। शुक्र खुदा का अदा किया, नींद कहाँ थी आंखों में, बस सुबह का इंतज़ार था। आज का दिन परवा की ज़िंदगी का बहुत अहम दिन था। अपना सामान कोई लिया नहीं, क्योंकि सब कुछ असरार के पास था। जो भी कर लिया था पप्पो को बता के, पप्पो मरी जा रही है, हम सब दोस्त कॉलेज ये टूर है, पता नहीं 15 दिन लगे या ज़्यादा। पप्पो तो चुप रही, मगर गुल बोली, तो क्या किसी ने कहा है कि हमें बताओ, जाओ जहाँ मर्जी अय्याशी करो, हमारी बला से दफ़ा हो। चुपचाप उठी और कमरे में आ गई। शुक्र है ये छुट्टी भी इससे हुई। बस वो तैयार हो गई और चल पड़ी। सरार बाहर इंतज़ार कर रहा था पहले ही से। जी, तो अपने फैसले से खुश हो या नहीं, मैं इतना सोचना नहीं चाहती कि कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाऊं और पुप्पो के एहसानों तले अपनी खुशियां दफना दूं, तो बेहतर यही है। अब किस्मत के पीछे पीछे चल पड़ी हूँ। ज़बरदस्त यार, बेफ़िक्र रहो, कभी भी मायूस नहीं होगी, हमेशा मुझे अपने साथ पाओगी हर मुश्किल घड़ी में। खुदा के बाद आप ही पर यकीन है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? मरी मुख्तसर जवाब आया, मगर हम निकाह कब करेंगे यार? इधर मेरे दोस्त का गेस्ट हाउस है और इधर हमारे शादी के सब इंतजाम मुकम्मल हैं, फिक्र ना करो। अच्छा, फूफो को क्या बोल के आई हो? यही कि कॉलेज ट्रिप है, तो क्या आराम से बोल दिया जाओ? ये नहीं, पप्पू ने कुछ नहीं कहा। हाँ, गुल ने साफ बोला कि जहाँ मर्जी जाओ, जिसके साथ मर्जी जाओ, मेरी माँ को कोई परवाह नहीं। जियो पप्पू तो बहुत अच्छे दिल की निकली जनाब की, मगर सरार एक बात सोच रही हूँ, क्या पप्पू और गुल मुझे छोड़ देंगी? निकाह का सुनकर बहुत मुश्किल होगी, मगर इतनी फिक्र ना करो, तब तुम मेरे निकाह में होगी, कोई कुछ नहीं बोल सकेगा तुम्हें, बस आपका ही सहारा है यार, कभी मुझे छोड़ मत जाना। ओ यारा, अभी तो सही तरह मिलन नहीं हुआ और तुम जुदाई की फिक्र में पड़ रही हो। नहीं, बस एक बात कर रही हूँ, अल्लाह बेहतर करे। इसी तरह बातों ही बातों में सफ़र कब ख़त्म हुआ, कुछ खबर ही ना हुई और गेस्ट हाउस के अंदर दाखिल होते ही परवाह खटक गई। अंदर असरार के कुछ दोस्त आराम सुकून से सोफे पर कुछ लेटे कुछ बैठे अल्कोहल के मज़े ले रहे थे। असरार, जो गाड़ी से सामान निकाल रहा था, परवा को रुका हुआ देखकर सोच में पड़ गया और जल्दी से आगे बढ़ता हुआ रुक क्यों गई? परवा दरवाजे के से पीछे हुई और असरार ने अंदर निगाह दौड़ाई। एक ठंडी आ भरी। असरार, क्या है ये सब? कहीं आप बात नामुकम्मल ही छोड़ के परवा चुप कर गई। ये नामुकम्मल बात ही असरार मुकम्मल समझ गया था। परवा, इतनी गलत सोच यार, का कुछ तो ख्याल करो, इतनी कस्में वादे किए हैं, खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर धोखा करने का तो सोच भी नहीं सकता। ये घर इनका है, अब मैं बोल दूँगा, जब तक हम हैं वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, हम बिल्कुल अलग पोर्शन में रहेंगे। असरार ये सब बोलकर चुप हो गया और परवा अपनी सोच पर 3 लफ्ज़ भेज कर असरार के पीछे चल पड़ी। असरार पर नज़र पड़ते ही सब एकदम सीधे हो गए। यार, क्या है ये सब? बता भी था कि मैं आ रहा हूँ शादी के लिए, फिर भी ये सब आते ही मेरी होने वाली बीवी को शक में डाल दिया। तो सब दोस्तों ने उनके पीछे निगाह दौड़ाई। मजबूरन परवाह सामने हुई तो सबने सलाम दुआ की। क्यों भाभी, शक्कर इस बात का, हम सबको अपने भाइयों जैसा ही समझें, ये सब तो इस ठंडे इलाके में गरमाइश का सामान है। परवाह एकदम से शर्मिंदा हो गई और पीछे से हाथ ले जाकर सरार के कंधे पर जोरदार चुटकी काटी, जो सरार के दोस्त की नज़रों से छुपी ना थी। इस सब का एक मुश्तरका कहका गूंजा। एक दोस्त जो शादीशुदा था, अली बोला, बस बेटा सबर रख, अब देख आगे आगे होता है क्या, क्योंकि शादी के लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो लग जाए। चलो सही है। अच्छा, अपना सारा गंद और
गंद और निकलो। शाबाश, सब मेरे निकाह का इंतज़ाम करो। इंतज़ाम सब मुकम्मल है। परवाह इतने में सरार के बताए गए कमरे में जा चुकी थी। वो तो ठीक है, मगर मेरी दुल्हन कौन तैयार करेगा? हाँ, ये मसला तो है। यहाँ कोई पार्लर वाली मिलना मुश्किल काम है। चलो फिर ऐसा करता हूँ, अपनी बेगम को तकलीफ़ देता हूँ। ये ना हो भाभी इस कमीने की दुल्हन को भूतनी बना दे और ये रात अपनी बीवी के साथ गुजारने की जगह हमारे पास आ जाए। अच्छा तो फिर कोई अपने जानने वाली के ले आओ। इन सब की इस बहस से सरार महसूस होने के साथ साथ बेजार हो गया था। यार छोड़ो, जा तू भाभी को ले आ। हाय बहुत जल्दी है, सब्र कर। और बहुत दिन सब्र ही किया है, अब तो निकलो यहाँ से। फिर धक्के खा के जाना है? अच्छा अच्छा, जा रहे हैं, मगर याद रखना अभी निकाह नहीं हुआ। कुछ उल्टा सीधा ना कर लेना, रात तक सब्र रखना। सरार को इस फजूल बात के पे पता नहीं क्या कहाँ से हया सी आ गया है। दुल्हन की शर्म तो समझ आती है, यहाँ दूल्हा शर्मा रहा है। दफ़ा हो जाओ सब। चलो हम चलते हैं, मगर एक बात, सामने वाले रूम का दरवाज़ा खोलने की गलती ना करना। लॉक है, नहीं खुल सकेगा। कमरा मुकम्मल रात की मुनासबत से तैयार किया गया है। निकाह के बाद ही जा सकोगे अंदर। अच्छा जी, जो हुक्म, खाना किचन में तैयार है। और हाँ खबरदार, जो भाभी को जहमत दी खुद ले आओ, अपना भी और भाभी का भी। अच्छा आखिरी बात, भाभी को अभी हाथ भी नहीं लगाना, तो अब पिटेगा मुझसे। छोड़ो यार फजूल बहस, चलो तैयार करें जाकर जो जो रह गई है। और कुछ ही देर में सरार के दोस्त की बीवी दोस्त की बेगम हाजिर हुई। परवा को भी कुछ सुकून मिला इन 7-8 लफंगों में किसी दूसरी औरत को देखकर। सब दोस्त बाहर निकल के थोड़ी देर बातचीत के बाद परवा के सामान का जायज़ा लिया। तकरीबन सब कुछ ही था। देखो परवा, मैं इतना ज़्यादा तो नहीं जानती पार्लर का काम, अगर जितना आता है कर ही दूँगी। कोई बात नहीं भाभी, जितना कर सकती हैं कर दें। हाँ वैसे खुद भी बहुत प्यारी हो, ज़रा सी तैयारी से चमक जाओगी। और वाकई थोड़े मेकअप से भी हद से ज़्यादा प्यारी लगने लग गई थी। सुर्ख रंग सफ़ेद रंग पर बहुत जच रहा था। निकाह की रस्म अदा हुई तो अली ने वाकई सगे भाइयों की तरह परवा को कुरान पाक के साए में एक कमरे में दूसरे कमरे में पहुंचाया। परवा की आंखें बार बार नम हो रही थी, मगर फिर इन सब का साथ पाकर यही लग रहा था कि ये सब भाई हैं। कमरे में दाखिल हुई तो एक सब तरफ नज़र दुराई तो वाकई वो एक दुल्हन और दूल्हे की शान शान था। ईशा के करीब सब अपने अपने घर को चल पड़े तो अली बोला, देखो मौसम की वजह से जल्दी मिल गई भाभी, वरना फजर तक यही रहते हम। परवाह बिल्कुल बेफिक्र हो बेफिक्र रहो, इंशाल्लाह सुबह तुम्हारा भाई नाश्ता लेकर आएगा। जी तो परवा जी इजाज़त है क्या? घूंघट उठा लूँ? परवा पहले ही शर्म के मारे खुद में सिमटी जा रही थी, इस सवाल पर और ज़्यादा सर झुका गई। हसरान ने पहले घूंघट उठाया, फिर थोड़े से चेहरा ऊंचा किया। मैं कोई अनजान हूँ क्या जो इतनी शर्म? हाँ सच में तो भूल ही गया हूँ, एक मछली लड़की हो ना। मुँह दिखाई में एक बहुत ही प्यारी डायमंड रिंग दी। सरार की नज़र ही नहीं हट रही थी, इतनी हसीन परवाह लग रही थी। वैसे यार कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतनी हसीन बीवी मिलेगी। एक बहुत हसीन रात एक दूसरे की संगत में गुजार कर अभी मदहोशी कम ना हुई थी। अली अपनी बेगम के साथ नाश्ता लेकर बाहर दरवाजे पर खड़ा आवाज़ें दे रहा था, सरार उठो। परवा को उठाया और परवा देखकर चुप हो गई कि वाकई इंसान अपनी बात का पक्का निकला। बिल्कुल भाइयों की तरह रस्म पूरी की थी। वापस जाता हुए बोला, चलो परवा जल्दी तैयार हो जाओ, रस्म के मुताबिक तुम अपने भाई के घर जाओगी। तो वलीमा तो होना कोई नहीं, लेकिन ज़रा रात को सब दोस्तों को होटल में रात के खाने की दावत दो और रात को अपनी बेगम वापस लेके आना। अरे यार ये तो ज़्यादती है, खाना तो खिला दूंगा, मगर परवा को छोड़ जाओ, रात पूरी तुम्हारी पास थी, काफ़ी है, रस्म पूरी होने दो। परवा निकल आई अपने भाई भाभी के साथ और सरार पुकारता रह गया। इसी तरह एक माह एक दूसरे की संगत में गुजर गया, कोई खबर ही ना हुई। आज वापसी का सफ़र था और परवा बार बार रो रही थी कि आज से हम जुदा हो जाएंगे। असरार हज़ार दफ़ा बोल चुका था कि मैं वापस जाते ही अपनी माँ और तुम्हारी फूफो को बता दूंगा अपनी शादी का, मगर परवा ना मानी। वो नहीं चाह रही थी कि सरार बरूने मुल्क चला जाए और परवा की ज़िंदगी जहन्नम बनी रहे फूफो के हाथों। सरार के वापस आने तक का इंतज़ार था, जब आप वापस आएंगे तो सबको बता देना, मगर फिर मैं आपके साथ तो जा सकूँगी ना, अगर फूफो घर से निकाल दे तो। हाँ परवाह, ये बात तो सही है, चलो मेरी वापसी तक सब्र कर लो, आपका सब सही हो जाएगा।
अली ने परवा को बिल्कुल भाइयों की तरह रुखसत किया। असरार अचानक बोला, देखो यार, चोर के साथ साथ भाई भी मिल गया। हाँ जी, ये तो है। रात के निकले, सुबह घर पहुंचे। असरार परवा को उसके घर छोड़कर अपने घर चला पड़ा क्योंकि वक्त बहुत कम था। असरार की फ़्लाइट थी रात की। परवा बाहर की साइड से ही अपने कमरे में दाखिल हुई। जाते हुए अपना कमरा लॉक करके गई थी। घर बिल्कुल खामोश था, कोई आवाज़ नहीं, ना पुप्पो की ना गुल की। अंदर वाला दरवाज़ा खोल के देखा तो अंदरूनी हिस्सा सारा लॉक था। फिर साथ वाली से पूछा तो उसने बताया, ये तो 8 दिनों से गाँव गए हुए हैं, अभी तक लौट कर नहीं आए। परवा ने शुक्र अदा किया, वो पोके सवालों से जान छुटी। बाकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी उसके कमरे में। शाम को असरार कुछ पल मिलने के लिए आया तो पता नहीं क्यों परवा का दिल नहीं मान रहा था कि असरार जाए, मगर मजबूरी थी। बस रोती आंखों से देखती रही। असरार एक माँ का बोलकर चला गया, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह चंद दिनों बाद वापस आई, मगर कोई सवाल नहीं किया। परवा भी चुपचाप काम करती और अपने कमरे में आ जाती। ज़िंदगी बहुत बोर हो गई थी। असरार के बारे में शफ़क़ को बता चुकी थी, अपने और असरार के निकाह का बस एक यही राजदार थी। साथ इस बात पर पक्का भी किया कि असरार के वापस आने तक किसी को खबर नहीं करनी। शफ़क़ ने यकीन दिलाया कि ये बात हम दोनों के दरमियान ही रहेगी। माजी असरार इधर गया तो ऐसा हादसा पेश आया कि जिसका कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। अब चंद दिन ही हुए थे यहाँ आए हुए कि उसके अब्बू हजूर, जो काफ़ी सालों से इधर ही मुकीम थे, किसी काम के लिए बाहर गए। जाना तो असरार ने भी था, मगर वो सो रहा था। इसके आराम का ख्याल करके उसे सोता छोड़ के रास्ते में रोड एक्सीडेंट हुआ और वह जानलेवा साबित हुआ। असरार दियारे गैर में अकेला रोता रह गया, मगर अपने अब्बू के बिजनेस पार्टनर के समझाने पर खुद पाकिस्तान नहीं आया। अगर आ जाता तो उसके बाप की सारी मेहनत मजदूरी की कमाई हराम जाती। क्यों, जितना कुछ था उसके बाप का वो चंद दिनों में समेट नहीं सकता था, और ना ही फौरी यहाँ से पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर सकता था। ये काम महीनों का नहीं, सालों का था। बाप की मैयत पाकिस्तान भेजकर खुद इधर ही का हो गया। दिन रात परवा की फिक्र खाई जा रही थी, पता नहीं किस हाल में थी। आज इतने दिनों से पाकिस्तान आया था, कोई समझ नहीं लग रही थी कि कहाँ जाए, कहाँ से ढूंढे। सुबह से शाम हो गई थी। गाड़ी ड्राइविंग करते करते बीती ज़िंदगी का एक एक पल जहन से गुजर गया था, मगर परवा की कोई खबर नहीं मिली। हाल गैब दिमागी में सामने नज़र ही नहीं गई। कोई लड़की गाड़ी के साथ टकराते टकराते बची थी। इसरार बहुत तेज़ी से बाहर आया था। माजरत की, मगर शफ़क़ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जिस इंसान को परवा इतने सालों बाद भी पागलों की तरह ढूंढ रही थी, वो यूँ अचानक सामने आ गया था। शफ़क़ को देखकर असरार मुड़ चुका था, क्योंकि वो शफ़क़ को इतना जानता ही ना था, कभी गौर से देखा ही नहीं था, बस दूर से देखा था जब परवा के साथ कॉलेज के गेट से बाहर आती और अपने रास्ते चल पड़ती। मगर शफ़क़ तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थी असरार से। परवा दिन रात असरार की तस्वीर हाथ में लिए बैठी रहती थी। शफ़क़ ने एक पल में आवाज़ दी, क्या आप असरार हैं? असरार बहुत तेज़ी से मुड़ा था। जी, मगर आप कौन हैं? कौन? मैं शफ़क़, परवा की दोस्त। और असरार को लगा आसमान उसके सर पर गिरा है। कोई समझ ही नहीं लगी कि खुश होना है या दुखी। चंद पल बीत जाने के बाद बोला, क्या आपको पता है परवा इस वक्त कहाँ है? जी, बहुत अच्छी तरह पता है, मगर आप इतने सालों से कहाँ थे कि मुड़कर खबर भी नहीं ली? जानबूझकर नहीं, बहुत दुखों में था। काफिल तो एक पल भी नहीं रहा परवा से, मगर अफसोस कोई राब्ता नहीं हो सका, लाख कोशिश के बावजूद भी। अच्छा जी, आपका बहुत आसान होगा, मुझे परवा के पास ले चलें। अभी तो मैं बहुत जल्दी में हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। ये कार्ड रख लें, मेरे ऑफिस का। सुबह आइएगा, इंशाल्लाह ले चलूँगी। देखिए, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, अभी ले चलें। नहीं, देखिए, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं अस्पताल जा रही हूँ, नहीं जा सकती आपके साथ। अब तो काफ़ी देर हो गई है इससे मिले हुए, मुझे पता भी नहीं इसके घर का। सुबह इंशाल्लाह पता कर लूँगी, फिर आपको ले चलूँगी। असरार को कुछ उम्मीद हुई थी, मगर सब्र नहीं हो रहा था अब। मगर मजबूरी थी, एक रात की तो बात थी। शफ़क़ को अस्पताल छोड़कर खुद वापस आ गया, और इस रात का एक एक पल गिन के गुजारने लगा, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह इस रात को सुबह रोशन होगी। माजी घर बेजार हो गई थी। शफ़क़ के कहने पर ही कॉलेज जाने लग गई थी फिर से, मगर आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तबीयत घर ही ख़राब थी, मगर फिर भी आ गई। पेट दर्द से बेहाल हो रही थी, तो एक हमदर्द सी कॉलेज की टीचर शफ़क़ की मदद से अस्पताल ले आई, मगर जो खबर उसने
तो परवा के पाँव तले से ज़मीन ही खींच ली। परवा उम्मीद से थी इस बात का, तो परवा ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सरार की गैर मौजूदगी में खबर मिल जाएगी। शफक तो जानती थी नका का, मगर जो साथ टीचर थी वो कॉलेज तक चुपचाप आ गई, मगर कॉलेज आते ही तमाम उस्तादों और लड़कियों में बात आकी तरह फैला दी। परवा रो रो के अपनी बेगुनाही का बोलती रही, यकीन दिलाती रही कि ये गुनाह नहीं, मेरा जायज़ औलाद है। मगर यकीन किसने करना था? हर कोई परवा के किरदार पर थू थू कर रहा था, मगर परवा की बात का यकीन करने वाला कोई नहीं था। कॉलेज की लड़कियों के ज़रिए ही बात घर तक आ गई। फूफो ने कोई एक लफ्ज़ भी सुनना गवारा नहीं किया। वो परवा की चीज़ें उठाकर बाहर फेंक दी और साथ बोल दिया कि जिसका गंद अपने जिस्म में समेट रखा है उसी के पास दफ़ा हो जाओ। परवा रोती धोती देखती रह गई। शफक ने हिम्मत की और उसे अपने घर ले गई। इधर भी उसके माँ बाप ने उसको घर रखने से साफ इनकार कर दिया, मगर शफक तो बहन कहती थी, उसको कैसे बेसहारा छोड़ सकती थी अपनी माँ के पाँव के परवा को फारग होने तक रखने की इजाज़त ली। बहुत मुश्किल से सही, मगर रख लिया उसको, लेकिन बस बच्चे की पैदाइश तक। और परवा इस पर भी शुक्रगुजार थी। कॉलेज जा नहीं सकती थी तो शफक भी इसका ख्याल करके कॉलेज जाना छोड़ चुकी थी। जितना हो सकता था परवा का ख्याल रखती, हर मुमकिन हद तक उसकी ज़रूरत पूरी करती। वक़्त का काम है गुज़र जाना, वो तो गुज़र ही जाता है। कब किसी के दुख पर दर्द का एहसास करता है। इसी दुखों पर परवा ने एक बहुत प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। अपनी बेटी को देख देख कर दिन रात रोती रहती। शफक के घर रहने की भी अब गुंजाइश ख़त्म थी, तो परवा ने हिम्मत की और चंद दिन की बेटी को लेकर दर नौकरी के लिए जाने लगी। मगर इतनी छोटी बच्ची का साथ देखकर कहीं काम नहीं बन पा रहा था। फिर एक दिन एक डॉक्टर के क्लिनिक गई। इधर हेल्पर की ज़रूरत थी। उसने थोड़ी मुश्किल से सही परवा को काम पर रख लिया। परवा की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो चुकी थी। नौकरी साथ, चंद माह की बच्ची साथ साथ, पढ़ाई भी शोरों कर ली। पढ़ाई ही होगी तो ही अपनी बच्ची को मुस्तकिल बना सकेगी। हाल इसी जद्दोजहद में परवा ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और पूरे 4 साल की खुआरी के बाद कॉलेज में नौकरी मिली। और ये सब इसी डॉक्टर की मेहरबानी थी, जिसने इतने साल घर के साथ साथ सब चीज़ें मुहैया की थी। और अपनी खुशियों के बाद परवा को नौकरी दिलवाई थी। पूरी ज़िंदगी का लिए परवा उसकी असानमंद हो गई थी, मगर परवा की जो एक दवा थी इसरार के मिलने की, वो पता नहीं कब पूरी होनी थी। मगर खुदा पर उम्मीद थी। सुबह शफक का मूड नहीं था अपनी बीमार बेटी को छोड़कर ऑफिस जाने का, मगर अपनी जान से प्यारी दोस्त की खुशी उसे मिलानी थी। चली गई। पहले डॉक्टर के घर गई, परवा के न्यू घर का एड्रेस लिया, फिर ऑफिस जाकर असरार का इंतज़ार करने लगी, जो चंद मिनट बाद ख़त्म हुआ और वो बेताब से असरार अंदर दाखिल हुआ। शफक खुद उसी के इंतज़ार में थी। उठी और असरार के साथ रास्ते में असरार को मुख्तसर से परवा का हाल ज़िंदगी बताया, जो असरार की आंखों में आंसू ले आया। पप्पा का पूछा तो बताया कि उनका तो 3 साल पहले इंतकाल हो चुका है और गुल की शादी के बाद दुबई जा चुकी है। बेटी का शफक ने नहीं बताया कि परवा खुद बताएगी। मगर घर आ चुका था। असरार ने शफक को कहा, आप बाहर ही रुके, मैं पहले अंदर जाऊंगा। अंदर का मंजर देखकर असरार थोड़ा हैरान हो गया। परवा छोटी सी बच्ची को नाश्ता करवा रही थी, साथ साथ छोटी छोटी बातें कर रही थी। असरार ने परवा को बहुत धीमी सी आवाज़ में पुकारा है। परवा 100 वाट का झटका खाकर पलटी और उसे वक़्त उसे समझ लगी। वो आवाज़ें भी अक्सर जिस्म में जान डाल देती हैं। असरार पर नज़र पड़ते ही बेहोश होकर गिर पड़ी थी। असरार ने बहुत तेज़ी से परवा को थाम लिया था। चेहरे पर पानी की छींटें मारे तो कुछ देर बाद वो परवा कुछ होश में आई, मगर यकीन नहीं हो रहा था कि असरार ही है उसके सामने। और असरार खुद बेयकीन सा परवा को देख रहा था। परवा ने जब अपनी और असरार की बेटी का बताया तो असरार को बहुत बड़ा झटका लगा और कितनी ही देर अपनी बच्ची को अपने सीने में छुपा कर आंसू बहाता रहा। पर वह हद से ज़्यादा खुश हो रही थी और शफक इस सारे मंजर को नम आँखों से देख रही थी और असरार से बोली, अब मैं जाऊँ? मिला दिया आपको? शफक, हम बेहद मशहूर हैं तुम्हारे। चलें जी, अब ये बात नहीं करनी, मेरी बहन जैसी है ना, इसका कोई बहन भाई नहीं, भाई ना मेरा। शफक, मैंने रो रो के तहज्जुद में अपने शोर को मांगा है। अल्लाह पाक ने मेरा हर काम तुम्हारे वसीले से किया है। छोड़ो परवा का, किन बातों में पड़ रही हो? चलती हूँ मैं, अब आप दोनों ने आना है घर मेरे। चलो सही जी, सही ज़रूर आएंगे हम। परवा ने सरार को रो रो कर आबीती सुनाई, साथ साथ सरार को भी रुला दिया।
परवा तो वहाँ हजूर के पास जाती है, इसरार चली तो जाती, मगर ना उन्होंने मुझे रखना था और ना आपका कुछ बताना था। जो ज़िल्लत फूफो ने दी थी वही वो भी दे देती, फिर क्या करती। बस शफ़क़ ने सहारा दिया। बाद में खुद कोशिश करके पढ़ाई की और अल्लाह का करम है, जिनके पास 4 साल रही उन्होंने कॉलेज में नौकरी दिलवा दी। ज़िंदगी की मुश्किलात ख़त्म हो गई और जब नसीब में साथ लिखा था तब मिल भी गया। चलो परवा अपने घर चलते हैं, मगर आपकी अम्मी हजूर रख लेंगी क्या? यार कोशिश तो अब करनी है ना, मनाना तो हम ही लोगों ने है। बीवी अल्लाह ने अता की, वो बेटी रेडीमेड दे दी मुझे, और क्या चाहिए। अस्सलाम वालेकुम हजूर। वालेकुम सलाम। ये दोनों कौन हैं? ये आपकी बहू और आपकी पोती। क्या तुमने इधर शादी कर रखी थी और मैं यहाँ दिन रात लड़कियाँ देख रही हूँ? अभी अम्मी हजूर ने परवा की शक्ल पर गौर नहीं किया था। नहीं माँ हजूर, मैं इधर ही शादी करके गया था, शायद आपने गौर नहीं किया। ये परवा है, मुल्की मामूजात, और फिर तो आसमान ज़मीन ही घूम गए। क्या तुमने इस लावारिस लड़की को मेरी बहू बना दिया? माँ हजूर ऐसे ना बोलें, अगर आप माँ जाती तो कभी आपकी इजाज़त के बिना कदम ना उठाता, मगर आपने क्या। मैं रिश्ता लेकर गई थी, मगर इधर से इनकार हुआ था। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। अब माँ हजूर ने बुलंद आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। असरार ने एक लंबी सांस लेकर परवा फातिमा को अपने कमरे में जाने का बोला, मगर इस पर भी माँ हजूर ने बोल दिया, इसकी जगह घर के अंदर नहीं बाहर है, निकालो इसे। माँ खुदा के लिए ऐसा ना बोलें, इतने साल पहले ही वो मेरे नाम से मेरी वजह से बेघर है, बेइज्जत रही है। अगर आप अपनी ज़िद छोड़ देती इस वक्त तो मैं अपनी शादी आपको बताकर ही करता। आप मान रही थी, वो मेरे पास वक़्त नहीं था। मैं परवा को अपना नाम देकर जाना चाहता था, क्या करता। सरार चंद मिनट रुका, खुद उठकर परवा फातिमा को अपने कमरे में छोड़ आया। फिर बोला, माँ आपको पता, जब अब्बू हजूर दुनिया से चले गए थे तो कैसे मैं दिन रात अकेला रोता था। रात तक उठ के कैसे हमारा घर बिखर गया। दिन रात अल्लाह पाक से शिकवा किया कि क्यों हमारी छोटी सी फैमिली को तोड़ दिया। फिर जब अल्लाह पाक ने कुछ खबर दिया तो फिर अपनी औलाद मांगी। इस बात से बेखबर होकर कि औलाद जैसी नेमत से नवाज चुका हूँ, मगर फिर आज ऐसा लगा मुझे अपनी बेटी को देखकर कि अल्लाह पाक ने फिर से मैं हमारा घर मुकम्मल कर दिया है। इतना कुछ बोलकर सरार महाजूर के कदमों पर सर रखकर रो पड़ा था। सरार को उठाया और साथ बिठाया। बेटा शादी तो मैं तुम्हारी करनी थी, मगर ऐसे तो नहीं सोचा था। तो मेरी तो ज़िंदगी तुमसे है माँ, अगर ज़िंदगी मुझसे है तो खुशी भी मेरी खुशी से होनी चाहिए, ना कि लोगों से। माफ़ कर दिया मुझे और मेरी बीवी बच्चों को। हाँ कर दिया, माँ बाप की खुशी हमेशा बच्चों की खुशी में होती है। सरार को शरारत सूझी, अच्छा तो फिर मेरे 5 साल की बेटी के साथ वलीमा तो हो नहीं सकता, फिर पोती का हकीका कर लें। बेशर्म इंसान, माँ के साथ ऐसी बातें कौन करता है। अच्छा चले, रात बहुत हो गई है, आप भी सो जाएं और मुझे भी सोने दें। अच्छा चलो, मेरी पोती मेरे पास भेज दो। हाँ मुझे पता है, वो दोनों उठी हैं, आप खुद बुला लेंगी। बुलाए नहीं, तुम ले आओ। नहीं आप खुद जाएं। निसार और माँ एक साथ कमरे में दाखिल हुए तो परवा अपनी जगह से खड़ी हो गई, मगर माँ जी मान चुकी थी, इसलिए आगे बढ़कर परवा को प्यार देकर साथ लगाया और कहा, क्यों पागलों की तरह दूसरों के दर पर पड़ी रही हो। मैं माँ थी, एक दफ़ा आती तो सही। चंद दिन नाराज़ रहती, उल्टा सीधा बोलती, फिर आकर सरार की औलाद का सुनकर गले लगा लेती। चलो वक़्त गुज़र गया, शुक्र है अपनी जगह पर आ गई हो। चलो ये मेरी पोती नहीं मेरी बेटी है। सारी ज़िंदगी बेटी मांगती रही हूँ, नहीं मिली, मगर अल्लाह ने सरार की औलाद की सूरत में अता की। तुम दोनों को अल्लाह पाक और दे। वहाँ हजूर दुआ देती अपने कमरे में चली गई, फातिमा का हाथ थाम कर। सरार मेरे माँ बाप के घर की जो जगह है ना, उधर मैं एक दारुल बनाऊंगी कि अगर कोई बेसहारा लड़की हो मेरी तरह तो उसे दर दर की ठोकर ना मिले। ईमान अल्लाह इधर रह सके, फी सबीलिल्लाह इधर रह सके। चलो यार जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। क्या अब अपनी कोई बात कर लो, इतने सालों बाद मैसर आई हो, कोई प्यारी सी शरारत, कोई प्यार कर लो। क्या परवा ने शर्मा कर सर झुका लिया, जिस पर सरार ने एक बुलंद कहकर लगाया। ख़त्म शुद बहुत ही अच्छा नावल था, छोटा सा था लेकिन अच्छा था, मुझे तो पसंद आया। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। मैं आप लोगों के लिए नावल पढ़ती हूँ, मुझे भी रिवार्ड मिलना चाहिए। तो मेरा रिवार्ड यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर